Good evening, sir. Good evening, Shalvi. Sir, today I'm here with some more questions. Yeah, sure. Sir, nowadays retirees have a common question which is एनपीएस का 60% कॉर्पस निकाल कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और फिर वहाँ से एसडब्ल्यूपी करें या वो एनपीएस से ही एसएलडब्ल्यू स्टार्ट करें. Which one is better? All right, very interesting question. No doubt, Shalvi, SWPs, that is systematic lump sum withdrawal, is quite popular among mutual fund investor. And to start regular income, one can initiate SWP. Through SWP, one withdraws a fixed sum of amount at a regular interval. In last 4-5 years, lot of changes has happened in NPS structure. So, जो latest change हुआ है वो हुआ है introduction of SLW in NPS, that is सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉवल इन एनपीएस. सो पहले क्या होता था, जब भी कोई रिटायर होता था सो वो 60% कॉर्पस जो टैक्स फ्री होता था वो निकाल करके दूसरे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता था. सो एज पर हिज रिक्वायरमेंट, राइट. अभी क्या है, दे कैन रिमेन इन्वेस्टेड इनटू एनपीएस स्ट्रक्चर, राइट. और वहां से वो एक फिक्स सम ऑफ मनी, ठीक है, वो निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली टैक्स फ्री. So they may choose any kind of interval, वो monthly, quarterly, 6 monthly या year भी निकाल सकते हैं. Now to evaluate SWP अच्छा है म्यूचुअल फंड से या SLW अच्छा है NPS से, हम इनके कुछ फीचर्स और प्रॉपर्टीज इवैल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले अगर वो टैक्स फ्री कॉम्पोनेंट है वहाँ से हम निकाल करके एक म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हम वहाँ से बेटर रिटर्न बना पा रहे हैं, या हम NPS में रहते हैं और उसको ही उसी प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए. सो सबसे पहले ये समझते हैं कि एनपीएस का क्या स्ट्रक्चर है. सो अंडर एनपीएस यू हैव 4 फंड्स: इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एंड एआईएफ. एआईएफ में देयर इज अ लिमिटेशन, आप अप टू 5% पैसा एलोकेट कर सकते हैं, राइट. सो 2 तरीके हैं आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए, एक ऑटो चॉइस और एक एक्टिव चॉइस. सो एक्टिव चॉइस में आप अपने तरीके से फंड्स एलोकेट कर सकते हो बिटवीन दीज 4 फंड्स. लेकिन ऑटो चॉइस में क्या होता है, अगर कोई 55 इयर्स तक पहुंच गया है तो वहां पे इक्विटी एलोकेशन की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है. तो इन केस ऑफ ऑटो चॉइस देयर आर 3 ऑप्शन विच आर अवेलेबल, राइट. इफ समवन हैज पिक्ड अप अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, सो वहां पे 55 इयर्स की एज पे आपका जो इक्विटी एलोकेशन होगा सिर्फ 15% होगा. इफ समवन हैज पिक्ड अप मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, सो वहां जो इक्विटी का एलोकेशन 55 इयर्स के होगा वो सिर्फ 10% होगा. और अगर किसी ने वो कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड चूज किया है तो वहां पे जो 55 इयर्स के इक्विटी एलोकेशन होगा वो 5% होगा. सो काफी रिस्ट्रिक्शन है इक्विटी के एलोकेशन में अगर हम ऑटो चॉइस जाते हैं. तो सबसे पहले कोई अगर रिटायर होता है, इट इज गुड टू चेंज फ्रॉम ऑटो चॉइस टू एक्टिव चॉइस, ताकि एज पर द रिस्क प्रोफाइल अपना एसेट एलोकेशन आप खुद बिल्ड कर पाए, राइट. आपको इक्विटी एलोकेशन अगर 50 से 75% बढ़ाना तो भी बढ़ा सकते हैं, राइट. एक अच्छी चीज ये है एनपीएस के प्लेटफॉर्म में, अगर आप अपना पैसा एक फंड से दूसरे फंड में मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इक्विटी से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 1% मूव करते हैं या 1% आप कॉर्पोरेट बॉन्ड से इक्विटी में मूव करते हैं, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं पे करना है, आपको कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं पे करना है. बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, आप जब भी एक फंड से दूसरे फंड मूव करते हैं ऑब्वियसली यू हैव टू पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. अगर हम एसडब्ल्यूपी भी करते हैं तो हमारे को वहां पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आता है, ठीक है. सो 1 साल के पहले पैसा निकाल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और 1 साल के बाद पैसा निकाल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड. बट इसके अलावा 2-3 और चीजें हैं, राइट. जब आप एनपीएस में पैसा जब अपना मैनेज करते हैं, सो यू हैव एन ऑप्शन टू मूव योर मनी इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड आल्सो. सो मैनेजिंग मनी इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉट दैट इजी, बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होता है वो सिक्योरिटी, राइट. सो दैट इज अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे होते तो बॉन्ड प्राइसेस, ठीक है, वो कम हो जाते हैं. अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर होते हैं. इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस का. सो समटाइम मैनेजिंग मनी इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड फंड इज नॉट दैट इजी. बट अगर मैं ये सारे फीचर्स को इवैल्यूएट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि SLW शायद स्कोर करेगा SWP पे. नाउ टू प्रॉपरली इवैल्यूएट, कंटेम्पलेट इट एंड कंक्लूड इट, वन शुड पुट इट इन एक्सेल. अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा डेट में रखना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे वो क्या रिटर्न डिराइव करेंगे. सो प्रॉपरली
अगर मैं इसे कंपेयर करूं, सो लेट्स लुक एट कि मैंने 50% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक में रखा है और 50% इक्विटी में रखा है, राइट? और मेरा क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है एनपीएस में। सिमिलरली अगर 50% पैसा मैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी में रखूं और 50% पैसा मैं डेट में रखूं, तो क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है? अगर दोनों जगह मेरा रिटर्न्स, लेट्स अज्यूम दैट कि अगर मैं 8% से लेके 10% बना रहा हूं, तो पोस्ट टैक्सेस रिटर्न एसएलडब्ल्यू में हमेशा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे वो टैक्स फ्री है। सो मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि एसएलडब्ल्यू इन एनपीएस विल स्कोर ओवर एसडब्ल्यूपी फॉर रिटायरीज। दैट्स व्हाट आई फील। Thank you, sir, for bringing clarity. Which one is better? Most welcome, anytime, Swati.